तो क्लियर कर दीजिए। आवाज़ आ रही है हमारी? आ रही है आवाज़? चलिए फिर आवाज़ आ रही है तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका पहला दिया गया है कि नीचे निम्नलिखित में से युद्धों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर कह सकते हैं कुछ आपके युद्ध दिए गए हैं और ये युद्ध जो दिए हैं किसके साथ हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा युद्ध आपका पहला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका युद्ध हुआ है सबसे पहले इनमें से आपका हुआ था 1658 में। देखो 1658 में 3 युद्ध हुए हैं, लेकिन बस डेट का परिवर्तन है। बहादुरगढ़ का जो युद्ध हुआ था, याद रखिए बहादुरगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? बहादुरगढ़ का जो युद्ध हुआ था, ये वाला युद्ध, ये हुआ था कब? ये आपके हुआ था 24 फरवरी को। कब हुआ था? 24 फरवरी को हुआ था। लेकिन याद रखिए जो आपका ईयर की बात करते हैं तो आपका 1600 कितना 58 था। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर धर्मत का युद्ध हुआ था, ये 15 अप्रैल को हुआ था। कितना हुआ था? 15 अप्रैल को हुआ था। लेकिन ये भी हुआ था कब? 1658 को ही हुआ था। फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ, ये आपका हुआ था, ये हुआ था 29 मई को। 29 मई को हुआ था, लेकिन डेट भी क्या है यहाँ पर? 1658 ही होगा। फिर एक बचा आपका खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध ये हुआ था 5, कब हुआ था? ये हुआ था 5 जनवरी को। 5 जनवरी को, और ये आपका है 1659 को हुआ था। क्रम से आप देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर बने कौन सा? 2 1 4 3। इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर 2 1 4 3। 2 1 4 3 इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? देखिए यहाँ पर दिया गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये प्रारंभ किसने किया था? ये पहला सुल्तान था मध्यकाल का, नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न का ऑप्शन क्या बन जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका बनेगा। ठीक है, क्योंकि बाजार नियंत्रण वगैरह किसने चलाया था? यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। ठीक है, तो इसका जवाब आपको ए देना है, बी इसका जवाब नहीं होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा आपकी है जो कि सांख्य दर्शन है। कौन है? सांख्य दर्शन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, सांख्य दर्शन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मीमांसा की बात करते हैं तो मीमांसा है ना, मीमांसा के जैमिनी आपके हैं और यहाँ पर कई आपके दर्शन आपके भारत में प्रतिपादित हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? चलिए 4 का ऑप्शन देना है। 4 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखो द्वितीय बौद्ध समिति पूछा गया है और यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, वैशाली में हुआ था, जो कि लगभग सभी का जवाब आ रहा है वैशाली। याद रखिए पहली बौद्ध संगीति जो आपकी हुई थी वो आपके राजगृह में हुई थी, है ना। पहली वाली जो आपकी हुई थी वो आपके राजगृह में हुई थी, जो कि सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ठीक है, और दूसरी आपकी कहाँ हुई थी? तो आपके वैशाली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, तीसरी जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में, और चौथी जो आपकी हुई थी वो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। तो चारों आपको संगीतियां याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चंदूड़ों के उत्खननकर्ता का जो निर्देशन है किसे कहा गया है, किसे किया जाता है? यहाँ पर देखो दिया गया है चंदूड़ों के उत्खननकर्ता का निर्देशन। यहाँ पर आपका 5 का ऑप्शन बनेगा बी, ये आपके हैं J.H. मैके। कौन है? J.H. मैके, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए काफी कठिन क्वेश्चन है, लेकिन देखो जवाब तो भाई सभी के आ रहे हैं। नकल वगैरह तो नहीं हो रही है ना? नकल वगैरह तो नहीं हो रही है, जो जवाब तो आप सभी के बिल्कुल सही सही आ रहे हैं, कठिन हो चाहे सरल हो। चलिए बताइए, कह रहा है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए भाई यहाँ पर बताइएगा कि जो आपका 1935 है इस अधिनियम के बारे में जो दिया गया है क्या सही है क्या गलत है। देखते हैं, जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कह रहा है अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वतंत्रता का आरंभ की गई। पहला पॉइंट बिल्कुल सही दिया गया है, बिल्कुल सही दिया है कि द्वैध शासन जो आपका था प्रांतों में वो आपका समाप्त किया गया था और केंद्र में लगा दिया गया था, है ना। चलिए गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए यहाँ पर दूसरा दिया है समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन के थे जिसको विधानसभा कहते थे। तो ऑप्शन ये भी गलत है, मतलब इसका ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका ए नंबर इसका हो जाएगा, केवल एक यहाँ पर आपका सही दिया गया है। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? चलिए फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक पूछा गया है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। चलिए कुछ लोगों ने जवाब बी दिया है, कुछ लोगों ने जवाब डी दिया है। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको याद होगा कि 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाए गए थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बारदोली सत्याग्रह जो कि आपका हुआ था कब? 1928 का, जो नेतृत्व किया था किसने किया था? तो याद रखिएगा गांधी जी से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ठीक है, गांधी जी से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा।
यहाँ पर देखो दिया है बारदोली सत्याग्रह, और इस प्रश्न का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए आ रहा है ऑप्शन ए नंबर, तो बिल्कुल सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। इस प्रश्न का जवाब क्या बन जाएगा? ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा यहाँ पर दिया है सरदार, और सरदार की जो पदवी दिया था तो बारदोली की महिलाओं ने ही दिया था। ठीक है, ये जो उपाधि प्रदान किया है सरदार की, तो आपकी जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने ही दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी आप समझ सकते हैं ना, स्वदेशी शब्द आपका आता है मतलब जो उस देश में आपका निर्मित होता है ना, स्वदेश हो गया। मतलब यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए नंबर, अरविंदो घोष है। कौन है? स्वदेशी के समर्थक जो आप कह रहे हैं वो आपके अरविंदो घोष हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। नीचे दिए गए हैं कोट और जिनको मिलान करना है। यहाँ पर कुछ आपकी सभाएं हैं और कौन सी सभा से कौन संबंधित हैं, ये भी क्वेश्चन आपका संभावित है, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। चलिए मिलान करिए, इसमें से कौन हो जाएगा? तो याद रखिए आत्मीय सभा आपको याद होगा, जो आपकी कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, आत्मीय सभा के आपके थे राजा राम मोहन राय। इसका ऑप्शन आपका, इसका आपका 2 हो जाएगा। देवेंद्र नाथ टैगोर जो कि आपके तत्वबोधिनी सभा के थे, देवेंद्र आपके तत्वबोधिनी सभा के थे, इसका 1 हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जो आपके थे ये रामकृष्ण मिशन के थे, तो इसका आपका 3rd ही हो जाएगा। और आत्माराम पांडुरंग है, तो इसका हो जाएगा आपका प्रार्थना समाज, इसका आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 2 1 3 4 कहीं है 2 1 3 4, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन आपके बनते हैं। याद रखिएगा कि आपके हिंद महासागर की धारा नहीं है। कौन सी नहीं है? तो देखो यहाँ पर अलगुआस की धारा है। ठीक है, अलगुआस की धारा तो आपकी है हिंद महासागर की, मोजाम्बिक धारा भी आपकी है। ठीक है, और दक्षिण हिंद महासागर तो आपका होगा ही होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है बेगुला की धारा, है ना। बेगुला की धारा जो आपकी है कहाँ पर है? तो ये पड़ती है आपके दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है। कहाँ की है? ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। और ये क्वेश्चन अभी जो आपका जो हुआ था सीटेट एग्जाम, है ना, सीटेट एग्जाम में यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है। चलिए अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखो दिया गया है कुछ आपकी देश हैं और वहाँ की आपकी राजधानी दी गई हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है सुमेलित नहीं है, नहीं शब्द को यहाँ पर फोकस करना है। घाना की जो आपकी राजधानी है वो अक्रा दिया है, और केन्या की आपकी नैरोबी जो कि सही दिया है। नामीबिया की राजधानी विंडहाक दिया है, और नाइजीरिया की राजधानी रबात दिया है। इस प्रश्न को ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि नाइजीरिया की राजधानी अजूबा है। क्या है यहाँ पर? अजूबा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पेपर बहुत ही आपका लेवल का है, थोड़ा सा कठिन प्रकार का है, तो थोड़ा सोच समझकर यहाँ पर जवाब दीजिएगा। पूरा जो आपका माइंड है वो टेस्ट पेपर में लगाइएगा, क्योंकि अगर बातों में लगाओगे तो 2-4 लोग आपको डांटेंगे भी और पढ़ने भी आपको यहाँ पर कह सकते हैं दिक्कत होगी। इसलिए पूरा का पूरा कंसंट्रेट क्वेश्चन में रखिए। क्वेश्चन दिया गया है कि काली कपास वाली मृदा वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श दी है ना। तो ये पॉइंट आपका सही है या नहीं? तो कह रहा है वर्षाहीन, तो यहीं से गलती होगी। पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट आपका गलत हो गया। फिर ये है काली कपास वाली मृदाएं सूक्ष्म कणिक होती हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आपका आर दिया है आपका सही है, मतलब ए गलत है और आर इसका सही है। ऑप्शन कहीं है, ऑप्शन कहीं है ए गलत और आर सही। जी हाँ, ऑप्शन मिल चुका है, ऑप्शन डी है ए गलत है और आर यहाँ पर क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है। ये बताइए जो जम्मू श्रीनगर है राजमार्ग पर एक जवाहर सुरंग है, ये संबंधित है कौन सी श्रेणी से? कौन सी श्रेणी पर ये आपकी कह सकते हैं राजमार्ग है? चलिए 14 का जवाब देना है, और जवाब आ रहा है ऑप्शन ए आपके पीर पंजाल। जवाब बिल्कुल सही है, पीर पंजाल आपका हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जो जम्मू है, सिर्फ जम्मू, जो जम्मू है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि जो जम्मू है, सिर्फ जम्मू की बात कर रहे हैं, जम्मू किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ऑफलाइन भी कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? चलिए यहाँ पर बताइएगा। जितने लोगों ने अभी तक जवाब दिया है सभी का गलत जवाब यहाँ पर गलत है, इसलिए यहाँ पर सोच समझ के जवाब दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, यहाँ पर जवाब दीजिए अगले क्वेश्चन की ओर 15 नंबर में कि भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है?
महिला साक्षरता न्यूनतम है, ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा महिला साक्षरता कहाँ पर, बिहार है। यहाँ पर सभी प्रकार के, चाहे आपके पुरुष हो चाहे महिला हो, ये क्या है आपके साक्षरता आपकी न्यूनतम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मुद्रा अर्थात करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है। मतलब भारत में जो मुद्रा होती है, करेंसी होती है, इसका आंशिक परिवर्तन, और आंशिक परिवर्तन मतलब है क्या, यही आपसे पूछा गया है। अगर पता है तो आप जवाब दीजिएगा, नहीं पता है तो हमको बताते हैं कि भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता क्या हो जाएगा। भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता, ऑप्शन इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन होते हैं कठिन, तो आपके मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताया था कि भारत में गरीबी निर्धारण, निर्धनता का निर्धारण जो होता है, इसका आकलन होता है, वो किसके आधार पर किया जाता है। तो ये होता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। ठीक है, परिवार के उपभोग, कितना वो उपभोग कर रहा है, कितना वो व्यय कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ तो देखो विभिन्न राज्यों दिया है ना, यहाँ पर निर्धनता आपसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए 18 का ऑप्शन देना है और 18 का जवाब भी आ रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जो प्रणेता हैं, जो जनक हैं, वो आपके हैं एम.एस. स्वामीनाथन, है ना। कौन है, ऑप्शन बनेगा सी नंबर, एम.एस. स्वामीनाथन है, याद रखिएगा। और इसके जन्मदाता देखा जाए पूरे वर्ल्ड में, है ना, जो विश्व में, वो आपके नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो कि मैक्सिमो में गेहूं की एक नई खोज कर उत्पादन में क्रांति ला दी थी, है ना। तो याद रखिए विश्व में पूछा जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग होगा, और भारत में पूछा जाए तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित है। नरसिम्हन समिति का आपने नाम सुना होगा। ये जो सुधार करती है वो किसका सुधार करती है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा 19 का ऑप्शन बनेगा सी। ये है आपकी बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित है आपकी नरसिम्हन समिति। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। आपने सुना होगा कि जो आपकी शिक्षा से संबंधित एक आपकी थी, है ना, जो शिक्षा से संबंधित आपकी थी, और आपकी कह सकते हैं और भी ऐसी समितियां बनी हैं जो कई प्रकार की, जैसे आपका होता है औद्योगिक लाइसेंस से शैक्षणिक, देखो शिक्षा से संबंधित एक आपकी थी कोठारी समिति। कौन, कोठारी समिति, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, और उच्च शिक्षा से संबंधित, देखो शिक्षा से संबंधित अगर पूछता है तो कोठारी होगा, लेकिन उच्च शिक्षा पूछता है तो आपका हो जाएगा यशपाल समिति। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है राजकोषीय नीति का विनिधान है। राजकोषीय नीति का विनिधान है मतलब यहाँ पर जो घाटे की बजट नीति है, यहाँ पर ऑप्शन बी ऑप्शन सी हो जाएगा। समझिएगा कि सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और कर रोपण बजट घाटे जैसे सब्सिडी होता है या घाटे की वित्तीय व्यवस्था होती है, वो राजघोषी मतलब कह सकते हैं कि राजकोषीय जो घाटा होता है ना, वही होता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। यहाँ पर बताइएगा। चलिए कुछ लोग तो आते हैं, अगर एक भी कठिन क्वेश्चन मिल गया तो ऐसे भाग जाते हैं जैसे क्षेत्र से उसे लखेट दिया गया हो, है ना। तो कभी कभी कठिन क्वेश्चन आता है तो उसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा, पड़ोसी के एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए पढ़ा जरूर करिए। अब ये मत समझिए कि यहाँ पड़ोसी पढ़ लेंगे हम तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो दिया गया राजस्थान के नागौर में जवाब आ चुका है, तो जवाब यहाँ पर हो जाए कौन सा, यहाँ पर राजस्थान में आपका किया था, ए नंबर आपका हो जाएगा। कब किया गया था, तो 2 सितंबर 1959। ठीक है, यहाँ पर सॉरी अक्टूबर में है, अक्टूबर में 1959 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार दिया गया है किसे, आपके राष्ट्रपति को दिया गया है, और ये कब कर सकता है यहाँ पर जवाब देना है। और कुछ लोग जवाब दे भी रहे हैं, और इस प्रश्न का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कार्य जब करता है राष्ट्रपति, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश से या केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है एवं अंत में दिए गए कूट की सहायता से उन विशेषताओं का चयन करना है। कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि जो आपका संघीय संविधान है वो क्या कहता है ना। यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखो 23 नंबर 23 में पहला पॉइंट दिया गया है, कह रहा है कि लिखित एवं दुष्परिवर्तन संविधान। क्या दिया है, लिखित एवं दुष्परिवर्तनशील संविधान। फिर दिया गया है केंद्र और संघातित इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा।
तो देखो यहाँ पर लिखित भी आपको दिया गया है, यहाँ पर जो दिया है कि शक्तियों का बंटवारा ये भी दिया गया है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण ये भी आपने सुना भी होगा, द्विसदनीय राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय शब्द आपका नहीं है, मतलब यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा इसका पॉइंट आपका बनेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक दो सॉरी विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण। तो भाई यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका के बीच में नहीं है ना, यहाँ पर न्यायपालिका के बीच में था। देखो यहाँ पर न्यायपालिका के बीच में शक्ति पृथक्करण था, तो ये तो आपका नहीं है ना, तो मतलब आपका बना कौन सा, एक दो और आपका चार, ठीक है। तो इसका बनेगा एक दो और चार बनेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। चलिए बताइएगा कि कौन से आपके आर्टिकल हैं जो आपके आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। चलिए कुछ लोगों ने जवाब दे भी दिया है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 24 का ऑप्शन आ चुका है। चलिए ऑप्शन डी आ रहा है 20 और आपका 21, बिल्कुल सही जवाब है 20 और 21 यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा राइट। हाँ याद रखिएगा कि जब कभी ये एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा आर्टिकल, अगर आर्टिकल नंबर 20 दिया है ए नंबर में, आर्टिकल बी में दिया है 21, तो आप 21 को जवाब दीजिएगा, लेकिन जब साथ में दिया हो तब ऑप्शन डी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार लिया गया है कहाँ से लिया गया है। चलिए 25 को ऑप्शन आ रहा है डी, मतलब यूएसए के संविधान से लिया गया है ना, कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है थायमिन है, थायमिन जो आपका है कौन सा विटामिन है, यहाँ पर 26 का जवाब दीजिएगा। चलिए 26 का ऑप्शन देना है थायमिन, ऑप्शन आ रहा है 26 का बी आ रहा है विटामिन B2, और यहाँ पर 26 का डी भी आ रहा है विटामिन B1, तो ऑप्शन इसका बनेगा कौन सा, डी हो जाएगा, विटामिन B1 हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B1 आपका इसका जवाब राइट हो जाएगा। B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन B2 जो लोग जवाब दे रहे हैं विटामिन B2, इसका होता है राइबोफ्लोविन होता है, ठीक है, राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन B6 जो दिया है ये होता है पैराडॉक्सिन, क्या होता है, पैराडॉक्सिन होता है। और विटामिन C के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, एस्कॉर्बिक सभी लोग जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। कोशिकांग देखिए कह दिया है कोशिकांग आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित आपका है, यहाँ पर जो आपका है प्लाज्मिड, क्या दिया है, प्लाज्मिड में जीवाणु जो होता है ये कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से प्रक्रिया बनाने में सक्षम होता है, ठीक है, और इसका वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आपका है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो मिलान करना है, कौन सा यहाँ पर है पॉइंट, यहाँ पर नहीं है। तो देखिए जर्मन सिल्वर, जो जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर में यहाँ पर क्या होता है आपका निकेल, क्या होगा यहाँ पर निकेल, इसका आपका 2 हो जाएगा। सोल्डर की बात करते हैं, सोल्डर, तो सोल्डर में आपका 10 होता है, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर में आपका क्लोरीन, इसका आपका 4 हो जाएगा। और हाइपो की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सोडियम हो जाएगा, तो इसका 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल गया है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो आप देखते होंगे जो मिट्टी के घड़े होते हैं उसमें पानी ठंडा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ये किस वजह से होता है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, वाष्पीकरण, बिल्कुल जवाब सही है, वाष्पीकरण के कारण ही ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि जो आपका मटकी का गागर होता है उसे हाथ डालकर नहीं धोना चाहिए, इससे क्या होता है जो छिद्रांश होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मुझ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा वहाँ पर ठंडा पानी भी उसमें नहीं डालना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि उसका वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित सिद्धांतों पर रॉकेट कार्य करता है। जो रॉकेट होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट के सिद्धांत पर, देखो ये रॉकेट है और नीचे जितना प्रेशर जाएगा उतनी स्पीड में ऊपर जाएगा, और ये स्थिति होती है जिसे बोलते हैं संवेग संरक्षण। यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात विपरीत दिशा में रॉकेट का संचालन करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं एक नियम आपका होता है न्यूटन का, जो गति का तीसरा नियम होता है, जो कि रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत का ही कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सूरदास के गुरु कौन थे। चलिए सूरदास के गुरु पूछा गया है, सूरदास के गुरु कौन है। चलिए सभी को पता होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब। चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य, बिल्कुल जवाब सही है। सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट आपका हो जाएगा, जो कि देखा जाए अष्टछाप की कवि में सर्वोत्तम स्थान का भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है लोकोक्ति का सामान्य अर्थ,
लोकोक्ति का सामान्य अर्थ पूछा है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? मतलब लोक की उक्ति होती है। क्या होती है? लोक की उक्ति कहा जाता है। लोक की उक्ति, जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है उसे लोकोक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। और अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। यहाँ पर स्त्रीलिंग कौन सी है? संसार, गौरव, समुदाय और अश्विनी। चलिए जवाब आ रहा है ऑप्शन डी नंबर। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अश्विनी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी दिया है कृष्ण, और कृष्ण जो लिखा जाएगा कौन सा हो जाएगा? राइट, सभी को पता है यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शीत का विलोम क्या होता है? शीत का विलोम यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? शीत का विलोम क्या होता है? होता है उष्ण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा। वहीं पर जो कृष्ण होता है, कृष्ण का विलोम क्या होता है? तो कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है। क्या होता है? शुक्ल होता है, ठीक है ना। और ठंड का क्या होता है? गर्म होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आपका इतना ओल्ड हो चुका है कि जितना गोल्ड हो रहा है उतना ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है, पीछा नहीं छोड़ रहा है आप सभी का। गीत गोविंद की पुस्तक आपके जो लिखा है, ऑप्शन आपका बन जाएगा 51 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी, जयदेव की है। किसकी है? जयदेव, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। जो लोग अभी जुड़े हुए हैं वो लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, और यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई भी अगर परिवर्तन होता है समय श्रेणी में तो आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो देखिए यहाँ पर जनसंख्या दिवस आपका जवाब हो गया है ऑप्शन ए नंबर 11 जुलाई। कब? 11 जुलाई, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। वहीं पर 15 अगस्त के बारे में आप लोग जानते हैं, स्वतंत्रता दिवस होता है। 31 अक्टूबर को बताइए क्या होता है? 31 अक्टूबर का क्या होता है? तो 31 अक्टूबर को होता क्या है? तो आपका इंदिरा गांधी पुण्यतिथि भी है और राष्ट्रीय एकता दिवस है ना। राष्ट्रीय एकता दिवस और इंदिरा गांधी पुण्यतिथि ये 31 अक्टूबर की होती है, ठीक है। और 22 मार्च को तो सभी को पता है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? यहाँ पर बताइए, जो मीथेन गैस के अतिरिक्त एक और भी आपकी है जो ग्रीन हाउस गैस है, यहाँ पर कौन सी है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, जो कि कृषि क्षेत्र से संबंधित है। क्या दिया है? कृषि क्षेत्र दिया है, इस कारण से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि भूमि से नाइट्रोजन प्राप्त करता है और ऑक्सीजन से क्रिया करके N2O प्राप्त कर जाता है, बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व हैं? यहाँ पर बताइएगा, जीके का बेहतरीन क्वेश्चन आपका है, और यहाँ पर आपका जवाब आ गया है ऑप्शन यहाँ पर आपका सी 18 है। कितने हैं? 18, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जवाब हो जाएगा राइट। जैसे नीलगिरी है ना, नंदा देवी, और यहाँ पर सुंदरवन, ठीक है, दिहांग, पंचमढ़ी, कंचनजंगा है ना, ये ढेरों आपके हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए जवाब दीजिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बन जाएगा? चलिए लाइक शेयर भी कर दिया यार, जितने लोग जुड़े रहे, जितने लोग पहली बार जुड़े हैं या काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो डेली आते हैं, और हमें यकीन है कि जितने लोग जुड़े हैं ये डेली का डेली आते हैं। 2-3 यहाँ पर स्टूडेंट है जो बिल्कुल आज पहली बार जुड़े हैं। तो जो लोग डेली जुड़ते हैं वो लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, उससे किसी प्रकार का आपका घाटा नहीं होता है, मोटिवेट हमें मिलता रहता है, ठीक है। तो चलिए लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी से। चलिए देखो यहाँ पर कुछ लोग नए जुड़े भी हैं, चलो हेलो, नाम वाम लिख लिया करिए अपना, तो ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए भारतीय कपास अनुसंधान, जवाब आ चुका है, ऑप्शन बी आ रहा है नागपुर, ऑप्शन बी हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बहुत क्या हो रहा है? बब हो रहा है। चलिए बहुत इस समय बब हो रहा है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? यूरोपीय कंट्री आपकी कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बुल्गारिया। कौन सा है? यहाँ पर बुल्गारिया है। बुल्गारिया ये एक यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी है सोफिया। याद रखिए इस देश की राजधानी क्या है? सोफिया। सोफिया एक आपने रोबोट ने आपने सुना होगा है ना, तो याद रखिए बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, ठीक है। और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर पूछा गया है, तो आपके कहाँ पर? तो आपके हम्पी में है। कहाँ पर है? आपके हम्पी में। हम्पी जो आपका कहाँ पर है? तो आपके कर्नाटक में है, कर्नाटक में आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वरुणास्त्र जिसका नवंबर माह में सफल परीक्षण किया गया, ये आपका है क्या? यहाँ पर देखो एक दिया है वरुणास्त्र, इसका सफल परीक्षण किया गया है नवंबर माह में, ये है क्या? तो ये एक है पनडुब्बी रोधी टारपीडो है। क्या है?
पनडुब्बी रोधी टारपीडो है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर आपका हो जाएगा, जो कि देश में निर्मित है, ये स्वदेश निर्मित आपकी है। ठीक है, और यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में संपन्न हुए 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, तो ये बताइएगा। और ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, ये 100% मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन बन जाएगा बी, सऊदी अरब में। कहाँ पर हुआ, सऊदी अरब में हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। ठीक है, और आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये देखिए, सुखोई विमान से सफल परीक्षण किया है, किसने किया है, वायुसेना ने किया है। नाम क्या है, तो नाम है ब्रह्मोस। क्या है, ब्रह्मोस है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ब्रह्मोस हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है सरकार ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है, इस कार्यबल के अध्यक्ष कौन है। मतलब जो आपकी भाषा है, मातृभाषा है ना, मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्यबल का गठन किया है, इसके अध्यक्ष पूछा है, और अध्यक्ष का नाम है अमित खरे। क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा, अमित खरे। इस प्रश्न का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, अमित खरे है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2021 तक भारत की सबसे बड़ी विदेशी निवेशक कौन सी कंपनी है। मतलब भारत के सबसे ज्यादा निवेश करने वाली जो कंपनी बनी है वो आपकी कौन सी कंपनी है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ONGC है। ठीक है, कौन सा है, ONGC है, जो कि एक विदेशी लिमिटेड आपकी है, और ये सबसे बड़ी निवेशक कंपनी आपकी बन चुकी है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा क्वेश्चन दिया है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य प्रथम पायदान पर है। यहाँ पर बताइए, प्रथम पायदान पर जो आपका है कौन सा है, प्रथम पायदान पर पूछा गया है, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पायदान पर नीति आयोग द्वारा जो आपकी भारतीय नवाचार इस सूचकांक में है, ऑप्शन बी, ये है आपका कर्नाटक। कौन सा है, तो आपका इसमें कर्नाटक है। भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ है वो कर्नाटक को प्राप्त हुआ है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो आपका तमिलनाडु है, और तीसरे स्थान पर पहले स्थान पर, अच्छा देखिए यहाँ पर पूछा गया है नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी भारतीय नवाचार सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम पायदान पर है। अच्छा, प्रथम पायदान पर है, तो देखो यहाँ पर पहले स्थान पर कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, इसका दूसरा महाराष्ट्र है, और तीसरा स्थान तमिलनाडु का है। ठीक है, कर्नाटक पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, और तमिलनाडु है तीसरे स्थान पर। ये इसका कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी पुस्तक को किसने लिखा, जिसने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 जीता है। तो देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ भी आपको है। ये पुस्तक आपकी है, कौन सी पुस्तक आपकी है, द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी। ठीक है, और जिसने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 जीता भी है, इसका नाम क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है मिहिर दलाल। क्या है, ऑप्शन आपका बनेगा बी, मिहिर दलाल है, इसको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इसरो ने अपने PSLV C-15 रॉकेट का उपयोग करके कितने उपग्रहों को लॉन्च किया है। यहाँ पर 68 नंबर आपसे पूछा गया है कि इसरो ने अपने PSLV C-15 रॉकेट का उपयोग किया है और कितने उपग्रहों को लॉन्च किया है। ये उपग्रह लॉन्च किया है कितने, तो आपके 19 उपग्रह, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 19 उपग्रह यहाँ पर लॉन्च किया है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो करंट अफेयर आप लोगों की बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। लगभग देखा जाए 2-3 ही लोगों के जवाब यहाँ पर, कुछ लोग सही आ रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर में देखा जाए तो बहुत आप लोग वीक हैं। तो करंट अफेयर पर फोकस करिए। चलिए यहाँ पर बताइए, केंद्रीय जांच ब्यूरो के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में फरवरी 2021 में किसे नियुक्त किया गया है। ये बताइएगा, CBI के जो आपके कार्यवाहक प्रमुख है इन्हें नियुक्त किया गया है, इनका नाम क्या है। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी, ये है प्रवीण सिन्हा। कौन बने हैं, तो आपके प्रवीण सिन्हा है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। ये गुजरात कैडेट के हैं, जो कि 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ये बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष कब मनाते हैं। 21 फरवरी, राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 21 फरवरी को मनाते हैं, 21 फरवरी। ठीक है, और इस दिवस का जो विषय रहा है शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुत भाषावाद को बढ़ाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर गद्यांश दिया है, शिक्षा के बारे में दिया गया है गद्यांश में, है ना।
शिक्षा के बारे में दिया गया है गद्यांश में कि आज शिक्षा की भूमिका उपदेशक या ज्ञानदाता की सी नहीं रही, वह तो एक प्रेरक है कि शिक्षार्थी स्वयं सीख सके। उसके किशोर मानस को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षक कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, ताकि शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रति बदलते जीवन की चुनौतियों के बीच मानव मूल्यों के प्रति अडिग आस्था बनाए रखने की प्रेरणा ग्रहण कर सके। पाठगत बाधाओं को दूर करते हुए विद्यार्थियों की सहभागिता को सही दिशा प्रदान करने का कार्य शिक्षक ही कर सकता है। यहाँ पर इस गद्यांश में जो बताया गया है वो एक शिक्षक के बारे में बताया गया है कि जो शिक्षक है आज की भागदौड़ की दुनिया में शिक्षक को स्टूडेंट से 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। जब 2 कदम आगे रहेगा तभी यहाँ पर स्टूडेंट कह रहा है समाज की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है। चलिए यहाँ पर कह रहा है समाज की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है। 72 नंबर में कौन सा भिन्न है देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया गया है भाषा शिक्षण, अर्थ और ग्रहण, युग और चेतना, दिन और प्रतिदिन। मतलब यहाँ पर एक जो आपका दिया गया है ऑप्शन कौन सा, यहाँ पर डी नंबर, दिन प्रतिदिन। इन सभी से क्या है ये आपका अलग है, ठीक है। इन सभी से अलग कौन सा है, दिन और प्रतिदिन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द बताना है। विद्यार्थी के पर्यायवाची, तो भाई विद्यार्थी के पर्यायवाची तो आप सभी को पता है कि शिक्षार्थी होता है और छात्र होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है। अर्थात सहभागिता में कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो 74 नंबर में देखिएगा सा और आपका लास्ट में ता, ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा। हमने बताया था कि यहाँ पर गद्यांश में जरूरी नहीं है कि पूरे गद्यांश को पढ़िए, क्योंकि आजकल गद्यांश पूछने का तरीका बदल रहा है। गद्यांश कुछ और कहता है, लेकिन गद्यांश से जुड़े हुए कुछ आपके वर्ड उठा लेता है और उसमें क्या पूछता है, समास क्या है, पूछता है उसमें उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। तो इस कारण से हमने यहाँ पर गद्यांश को ज़्यादा नहीं पढ़ा है और समझ गए थे कि नहीं इसमें से क्या कहने वाला है। क्या अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। मतलब समकालीन पूछा गया है तो आपने समकालीन नाम सुना भी होगा, है ना। जैसे कि अकबर के समकालीन वो थे, है ना, ऐसे आपके होते हैं ना। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है आकस्मिक, तो आकस्मिक आपका दिया गया है। फिर दिया है समसामयिक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा समसामयिक। मतलब जैसे अकबर के समकालीन ये आपके थे, तो मतलब वही हो गया समसामयिक, उसके अनुसार मतलब करंट में, है ना, उसके करंट में। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाए। उत्पत्ति की दृष्टि से ऑनलाइन और शिक्षा शब्द क्रमशः है। ये बताइए ऑनलाइन जो आपका है ये कैसा शब्द है और शिक्षा शब्द आपका है ये कैसा है। तो देखिए ऑनलाइन जो आपका है ये आगत शब्द है, कैसा है, आगत शब्द है। और शिक्षा जो आपका है ये तत्सम शब्द है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। वहीं पर अगला दिया है उपयोगिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय जो आपके हैं कौन है। तो देखो यहाँ पर उपयोगिता में, उपयोगिता की अगर बात करते हैं तो उप इसका बन जाएगा क्या, उपसर्ग, और इता शब्द आपका बनेगा जो कि आपका बन जाएगा क्या, प्रत्यय। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ए नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की गद्यांश में देखा कि गद्यांश पढ़ा तो आपने था, ज्ञान लिया, लेकिन गद्यांश के जो क्वेश्चन थे वो आपके बिल्कुल हट कर थे, बिल्कुल आपके ग्रामर पोर्शन की तरह से थे। तो हम लोग यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि गद्यांश के नंबर हम आपको दहेज में दे दें। यही कारण है कि गद्यांश के जो नंबर है हमने आपको दहेज में न देकर उससे हमने मेहनत करवाया है। और आपने देखा कि गद्यांश को आपने सॉल्व किया और कुछ सीखा कि कुछ ऐसे भी गद्यांश होते हैं जिनमें जरूरी नहीं है कि गद्यांश से ही क्वेश्चन हो, गद्यांश से कुछ ऐसे वर्ड निकालता है और उसका व्याकरण तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। उम्मीद है अब आप सभी को पसंद आया है, और अब तक पसंद आया है तो आप तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।